हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू एसएस कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है सागर सिंह और हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 सीबीएसई मैथ सब्जेक्ट। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए थे, जिसमें मैंने कुछ आपको होमवर्क भी दिया था। होप आप सबने वो ट्राई किया होगा। किसी के आंसर्स आए होंगे, किसी के नहीं आए होंगे। सो डोंट वरी, उस होमवर्क को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था, उसका क्वेश्चन था फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। यानी कि हमको इनका जीरोस फाइंड करके इनके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना था। सो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 4s। जो सेकेंड क्वेश्चन था वो मैंने होमवर्क दिया था, दैट इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहले हमको स्प्लिट द टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना था। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4s स्क्वायर वन जा हो जाएगा 4s स्क्वायर, जो कि प्लस में होगा, और यहां पे जो माइनस 4s है उसको मैं इज इक्वल टू के इस साइड पे लिखूंगा। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है। अब मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करूं तो 4 आना चाहिए, और जिसको माइनस करूं तो भी मेरा 4 ही आना चाहिए। ओके, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं प्लस करूं? सॉरी, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करूं तो 4 आएगा, और उन्हीं दो नंबर को मैं प्लस करूं तो 4 आना चाहिए। तो देखिए 2 2 जा हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, चेक कर लीजिए, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, s इंटू एस, एस स्क्वायर। एंड माइनस माइनस प्लस होता है, 2 प्लस 2 4 होता है, s, एंड यहाँ पे बिगर नंबर साइन इज माइनस। फिर इसके बाद वाला स्टेप है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम लिखो, 4s स्क्वायर प्लस 1, और मिडिल टर्म जो है उसको मैंने स्प्लिट कर दिया है, माइनस 2s माइनस 2s। ओके, नाउ अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, इसमें से और इसमें से। तो देखिए 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, तो यहां से 2 कॉमन निकलेगा, और s यहां पे s, तो एक s कॉमन, ऐसे कॉमन बाहर आ जाएगा। 2 2 जा 4, एक s बाहर है तो एक s अंदर, माइनस 2s 1 जा 2s। ओके, इसमें कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो हम लोग सिंपली 1 ले लेंगे, माइनस का साइन, और अंदर बचेगा 2s, माइनस माइनस होता है प्लस, और यहाँ पे 1। होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं, 2s इंटू 2s हो जाएगा, 2s 2 2 जा 4, s इंटू एस, एस स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 1, यानी कि 2s 1 जा 2s, और माइनस 1 यहाँ पे कॉमन निकाला क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे मैंने 1 ले लेना है। फिर यहाँ पे 2s 1 इंटू 2s 2s, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1। अब यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आया है, मतलब हम सही जा रहे हैं। 2s माइनस 1, ये दो ब्रैकेट का एक बार, और बाहर जो है 2s माइनस 1, इसको मैंने एक बार लिख दिया। ओके, अब इसको मैं इक्वेट करूंगा 0 के साथ, दैट इज 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। सेम चीज यहाँ पे भी, 2s इज इक्वल्स टू 1, तो s इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ओके, तो यहां पे मेरा जो s का वैल्यू है वो दोनों 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 आ रहा है, तो मेरे को जीरोस मिल गए हैं इसके। अब मैं जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करूंगा। ओके, तो लिखेंगे वेरीफाइंग। पहले क्या करेंगे, पहले ये जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, इसको मैं कंपेयर करूंगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो कंपेयरिंग
4s square minus 4s plus 1 with ax square plus bx plus c we get, तो हमको क्या मिलेगा? यहां पे देखिए a की जगह पे क्या होगा 4, b की जगह पे आपको दिख रहा है -4 एंड c की जगह पे 1 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है x नहीं है, यहाँ पे s है, तो इसलिए हम s ले लेंगे। वो तो वेरिएबल्स है तो वो चेंज हो सकते हैं। सो a b c का वैल्यू हमको मिल गया। ओके, नाउ हम करेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला था? -b/a। ओके, तो ये दोनों जीरोज है, इनको प्लस करना है, यानी 1/2 प्लस 1/2। ओके, एंड माइनस b का वैल्यू क्या है आपका? -4 है, यहाँ पे -4, और a का वैल्यू है आपका 4। ठीक है, तो 1/2 1, नीचे कॉमन 2 है, सेम है, तो एक बार 2 लिखेंगे और 1 + 1। ठीक है, सो यहाँ पे होगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4/4। सो यहाँ पे 1 + 1 2/2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1, ये 1, तो ये भी 1 1, तो ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए, यानी कि मैं लिख सकता हूं 1 = 1। ओके, नेक्स्ट है आपका सम ऑफ जीरोस हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। इसका फॉर्मूला था हमारा C/A। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों जीरोस को हमको मल्टीप्लाई करना है। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू, C का वैल्यू क्या है आपका 1 और A का वैल्यू क्या है आपका 4। अब देखिए सॉल्व करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 1/4। सो हेंस वेरीफाइड। ओके दोस्तों, सो होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले होमवर्क पे। ओके दोस्तों, सो अब आते हैं हमारे अगले होमवर्क पे, दैट इज 6th वाला जो क्वेश्चन था, 3x² - x - 4। सेम प्रोसेस है, सेम चीजें हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 ज़ा 12 होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, x², यहाँ पे x² लिखेंगे, मिडिल टर्म को यहाँ लिखेंगे -x, कुछ नहीं मतलब 1 होता है। ओके, यहाँ पे माइनस है, माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 12 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर को माइनस करूंगा तो -1 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे? कैन यू टेल मी? अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये दो नंबर है, मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो -12x आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर को मैं माइनस करूं तो -1x आना चाहिए। यहां पे देखेंगे 4 3 ज़ा लिख सकते हैं, 4 3 ज़ा कैसे? तो 4 3 ज़ा 12 होता है, x × x x² होता है, देन उसके बाद ओके, तो ये ऊपर वाले से सेटिस्फाई कर रहा है, एंड माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 3 गया तो बचेगा 1, एंड बिगर नंबर साइन इज माइनस, तो ये दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट टर्म को मैं लिखूंगा यहाँ पे 3x², लास्ट टर्म को मैं लिखूंगा यहाँ पे -4, एंड जो मिडिल टर्म है वो स्प्लिट हो गया है, और स्प्लिट होने के बाद पहले मैं ये लिख लूंगा ताकि यहाँ पे कॉमन निकालने में इजी रहे, +3x - 4x। आप इसको जो +3x है इसको पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इजी कौन सा लगता है उस हिसाब से आपको करना है। मुझे यहाँ पे 3x में से मतलब इसमें से कॉमन निकालने को 3 इजी पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 3x पहले लिया और -4x बाद में लिया। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी पहले ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आंसर आएगा, बट इजी वे चुनो। अब यहां पे इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे,
तो बाहर आएगा 3, एक x बाहर आएगा, अंदर बचेगा x+1 और यहाँ पे -4 कॉमन आएगा, x+1। ठीक है, ये और ये दोनों सेम आए हैं तो x+1 हो गया और यहाँ पे 3x-4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इक्वेट करूंगा इनको, दैट इज x+1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x-4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा -1 और यहाँ पे 3x इज इक्वल टू -4 का उधर जाके हो जाएगा +4 एंड x का वैल्यू हो जाएगा 4/3। ओके, नेक्स्ट। अब इसके बाद तो कुछ नहीं, बस वेरीफाई करना है हमको, 2 zeros हमको मिल गया। सो वेरीफाइंग, पहले कंपेयर कर लेंगे 3x² - x -4 को, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, देखिए यहाँ पे a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है -1 और c का वैल्यू है -4। ठीक है, अब पहला होता है सम ऑफ जीरोस, दैट इज -b/a। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, मतलब इन दोनों को प्लस करना है, दैट इज -1 + 4/3 और माइनस b का वैल्यू है -1, a का वैल्यू है 3। ओके, यहाँ पे नीचे 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब हम लोग लिखेंगे 1, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इधर 3 है तो इधर ×3 करेंगे। नाउ 3 1 जा 3 और इधर 3 + 4/3 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/3। यहाँ पे 3 3 सेम है, एक बार 3 लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 गया तो बचेगा 1 इज इक्वल टू 1/3। तो ये चीज इक्वल आ रही है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, C/A। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि हमको इन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज -1 × 4/3 इज इक्वल्स टू, C का वैल्यू है -4 और A का वैल्यू है 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे। -4 1 जा -4/3 इज इक्वल्स टू -4/3। ओके, तो यहां से हेंस वेरीफाइड। ओके दोस्तों, सो होप आप लोगों ने ये सम्स किए होंगे, होमवर्क जो दिया था, और आप चेक कर लीजिए, अगर किसी का रॉन्ग भी गया है तो उसको करेक्ट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि नेक्स्ट टाइम वो गलती दोबारा ना हो। आइए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट होमवर्क पे दोस्तों। सो अब आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 4th क्वेश्चन पे, जो कि मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था। पहले मैं क्वेश्चन आपको याद दिला दूं, क्या था क्वेश्चन ये था कि जो मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था, जिसमें मुझे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों देकर रखा था। ठीक है, तो ये जो सम 1 है वो मेरा सम ऑफ जीरोस है और जो दूसरा 1 है वो मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, फॉर्मूला -b/a। सम ऑफ जीरोस आपको देकर रखा है 1 और -b/a। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे b के नीचे a है, जिसके नीचे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा 1। तो यहां से आप देख सकते हो a का वैल्यू 1 है, ओके, और b का वैल्यू -b है, तो माइनस वहां जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -1 है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज C/A। प्रोडक्ट क्या दिया है, 1 दिया है, तो 1 इज इक्वल टू C/A। यहां पे सॉल्व करेंगे,
जैसे a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल्स टू c अपॉन 1। c अपॉन 1 मतलब c होगा, तो c का वैल्यू जो होगा दैट विल बी योर 1। ठीक है, यानी कि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू 1 है। तीनों वैल्यूज हमको मिल गए a b c। अब बस उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की जगह पे 1 डालना है, 1x स्क्वायर। b की जगह पे -1 डालना है, तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा, -1x प्लस c की जगह पे 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो आएगा एक्स स्क्वायर, 1x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर ही आएगा, -x प्लस 1 इज इक्वल टू, दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज चलते हैं अब हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों, सो अब आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ जीरोस दिया है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 1/4। आइए चल लिखते हैं इसको। सम ऑफ जीरोस -b/a। ठीक है, सम दिया है आपको -1/4, दैट इज -b/a। माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लियर लिख रहा है a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, बहुत ही इजीली हमको मिल गया। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहता है, c अपॉन a। तो प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4। ठीक है, और c का वैल्यू c हमको ढूंढना है और a का वैल्यू जो है यहाँ पे 4 है, यहां से 4 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो c का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो इजीली हमको a b और c के वैल्यू मिल चुके हैं, बस आपको इसको पुट करना है। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, ठीक है, क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a है आपका 4x स्क्वायर, b है आपका 1x और c है आपका 1 इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली मैं लिख सकता हूं 4x स्क्वायर 1 इंटू एक्स एक्स होगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए आते हैं अब हमारे लास्ट होमवर्क, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके दोस्तों, सो अब आ गए हैं हम हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे, दैट इज 4,1। 4 यानी कि हमारा है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो है 1। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। सम मतलब होता है, सम ऑफ जीरोस मतलब 4 है यहाँ पे, तो 4 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, तो a का वैल्यू जो है दैट विल बी 1 एंड b का वैल्यू जो है माइनस यहाँ पे है, वहां जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो b का वैल्यू हो गया -4। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज c अपॉन a। प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पे 1 है, तो 1 इज इक्वल्स टू c अपॉन a का वैल्यू आपको लिखना है, a का वैल्यू 1 है, और यहाँ पे c अपॉन 1 यानी कि c होगा, तो c का वैल्यू जो है वो भी क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो इजीली आपको a b और c का वैल्यू मिल चुका है। अब फाइनल, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
विल बी, ठीक है, ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -4 है, c का वैल्यू 1 है। पुट कर दीजिए 1x² प्लस -4x प्लस c का वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 0। 1x² मतलब x² हो गया, प्लस माइनस -4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ओके दोस्तों, सो होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी मैंने होमवर्क दिए थे आई होप कि आपने अच्छे से किए होंगे। कुछ लोगों का मिस्टेक्स भी गया होगा, तो जो भी मिस्टेक्स गया होगा यहाँ पे आपको मैंने करेक्शन करवा दिया है, मैंने सॉल्व करके बता दिया है। ओके दोस्तों, सो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे चैप्टर सेकंड जो है हमारा पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर कुछ आपको अभी भी डाउट लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब आते हैं हमारे थर्ड चैप्टर पे, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे। चलिए ओके दोस्तों, सो अब आते हैं हमारे नए चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं, और इसमें जैसे कोइंसिडेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। तो आज मैं सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, क्या क्या चीजें होती हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपना 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें बेसिक चीजें क्या क्या हैं। तो पहले समझते हैं इस टॉपिक को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मान लीजिए एक इक्वेशन है आपके पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो लीनियर का मतलब, पेयर का मतलब तो आपको पता है जोड़ी, यानी कि 2 जोड़ी होंगी, दैट इज a1 b1 और c1 ऐसा, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये 2 पेयर होंगे। किसके पेयर बोले हैं? लीनियर इक्वेशंस के। लीनियर यानी कि जिसका डिग्री 1 हो, जिसका हाईएस्ट पावर डिग्री 1 हो। तो यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है यानी कि 1, y में भी पावर में कुछ नहीं यानी कि 1। वेरिएबल्स चेक करना है हमको, x के पावर में कुछ नहीं यानी 1 यानी कि 1, यानी कि ये कैसे इक्वेशंस है? लीनियर। अच्छा, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा एक जो एक्सप्रेशन होता है जिसमें इस इक्वल टू का साइन रहता है, जिसमें इक्वल टू का साइन रहता है उसी को हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। इक्वेशन उसी को कहते हैं। ठीक है, लीनियर का आपको मतलब मैंने समझाया, जिसका डिग्री 1 हो। ओके, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहां तक समझ में आ गया। इन 2 वेरिएबल्स, अब वेरिएबल 2 होंगे इसमें, वेरिएबल यानी कि ये x और ये y। ठीक है, वेरिएबल्स यानी कि इनके वैल्यूज जो है वो वेरी कर सकते हैं, ठीक है, वो चेंज हो सकते हैं। तो x और y, तो आपको इस चैप्टर का मतलब होप आपको समझ में आया होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब चलते हैं इसके कुछ कंसेप्ट्स पे। दोस्तों पहले जो होगा दैट इज, पहले आप एक कंडीशन लिख लीजिए। मान लीजिए अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, जो मैंने आपको अभी जो 2 इक्वेशन लिखा है यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा, दैट इज नॉट इक्वल, मतलब ये दोनों जो रेशियोज है ये आपस में इक्वल नहीं है,
तो इनको हम कौन सा लाइन कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके, यानी कि ये लाइंस इंटरसेक्ट होंगी, ठीक है, ओके। अब इसको कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे वो भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन कहेंगे दैट इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। यूनिक मतलब कि कोई एक अलग सॉल्यूशन, एग्जैक्टली, या एक ही सॉल्यूशन निकल सकता है इससे, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उससे आपको और क्लियरिटी इसमें होगी। मान लीजिए आपके एक इक्वेशंस है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे आप देख सकते हो, अगर मैं कंपेयर करूं तो a1 की जगह यहां पे इसके कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, ठीक है। इसको इससे कंपेयर करते हैं। देन y मतलब b1 के जगह भी कुछ नहीं है, तो b1 यानी कि 1 होगा, और c टर्म तो है ही नहीं, तो इसलिए 0 हो जाएगा, c1। a2 जो होगा उसके जगह पे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। b2 के जगह मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, b2 के जगह -3 है एंड c2 के जगह 5, ठीक है। अब मुझे यहां पे पुट करे तो a1 अपॉन a2 यहां पे आप देख सकते हैं दैट इज 1 अपॉन 2, 1 अपॉन -3, b1 अपॉन b2, 1 अपॉन -3 एंड 0 अपॉन 5, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ओके। तो इसे हम कहेंगे ये किस कैटेगरी में आएगा? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि ये जो लाइंस बनेंगी, ये जो इक्वेशन है, इनकी जो लाइंस बनेंगी वो लाइंस कैसे होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उसका सॉल्यूशन जो निकलेगा दैट विल बी यूनिक सॉल्यूशन और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। आइए चलते हैं हम हमारे सेकेंड कंसेप्ट पे। सो दोस्तों अब आते हैं हमारे सेकेंड कंसेप्ट पे, दैट इज, अब यहां पे मैंने एक दो इक्वेशन ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं। अब हम इसे कंपेयर पहले करेंगे, तो यहां से इसको कंपेयर करना है और यहां से इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। तो यहां पे आप देख सकते हो a1 जो है वो होगा 2, b1 जो है वो होगा 3 एंड c1 जो है वो होगा -9, a2 जो है वो होगा 4, b2 is 6 एंड c2 is -18, ओके। चलिए अभी से लिखते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। a1 का वैल्यू डालिए 2 अपॉन 4, a1 और a2 दैट इज 2 अपॉन 4, b1 और b2 यानी 3 अपॉन 6 एंड c1 एंड c2 इज -9 अपॉन -18, ओके। इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा एंड यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 2 जा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, यानी कि मैं बोल सकता हूं a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। यानी कि मेरे तीनों जो रेशियोज है ए बी और सी के वो इक्वेट कर रहे हैं, वो इक्वल आ रहे हैं। तो ऐसे जो मेरे लीनियर इक्वेशंस होते हैं जो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 को सेटिस्फाई करते हैं, इक्वल करते हैं, तो ऐसे लाइंस को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन,
क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, और अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके दोस्तों, सो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हमारे लास्ट थर्ड कंसेप्ट पे दोस्तों। सो अब आते हैं हमारे थर्ड कंसेप्ट पे, दैट इज ये मैंने इक्वेशंस पहले से लिख दिए हैं, हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ और इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ। ओके, सो देखिए A1 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, B1 का वैल्यू 2 है, C1 का वैल्यू -4 है, A2 का वैल्यू 2 है, B2 का जो वैल्यू है वो 4 है और C2 का वैल्यू है -12। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो यहाँ पे A1/A2 आप देख सकते हैं 1/2 है, तो यहाँ पे लिखिए 1/2। B1/B2 2/4 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2/4। और C1/C2 है -4/-12, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -4/-12। ओके, यहाँ पे 2 1 और 2 2 हो जाएगा। इसको ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी, तो इसको और रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है और होगा भी नहीं। नेक्स्ट है माइनस माइनस, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 3 तो फाइनली 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/। यहां से आप देख सकते हो कि A1/A2 जो है B1/B2 के इक्वल है, बट C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसे जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, मतलब जो लीनियर इक्वेशन है, ऐसे कंडीशन को जो सेटिस्फाई करता है उनको कहते हैं हम, यानी कि A1/A2 दैट इज इक्वल टू B1/B2 एंड इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इनको हम कौन से लाइन कहेंगे, पैरेलल लाइंस। ओके, इनको हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। और अगर सॉल्यूशन की बात करें तो दिस इज कॉल्ड नो सॉल्यूशन, ये नो सॉल्यूशन कहा जाता है। ओके दोस्तों, सो होप ये तीनों जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक चीज मैं आपको बताना थोड़ा सा रह गया था, अभी मैं बता देता हूं आपको। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। सो कंसिस्टेंट मतलब होता है, हमने जो पहले जो दो कंडीशंस देखे, दैट इज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 एंड A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये जो दो कंसेप्ट हमने देखे वो कंसिस्टेंट में आएंगे। और अगर ये आता है A1/A2 B1/B2 के इक्वल है बट C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो इसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। बस इतनी चीजें आप ध्यान में रखिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। ग्राफ का भी कुछ कंसेप्ट था, बट वो अगर मैं आपको सम्स के थ्रू समझाऊंगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, इसलिए वो नेक्स्ट टाइम हम जब 3.1 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर, तब उसमें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.1 एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद।